हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंद करो ये मेकअप वेकअप। मुझे नहीं पसंद तेरा ये घिनौना ब्यूटी शो। तुझे इतना पढ़ा लिखा कर गलती कर दी। अगर मुझे पता होता कि तू पढ़े लिख कर ब्यूटी शो में जाएगी और हमारे खानदानी तमीज और तहजीब भूल जाएगी तो मैं तुझे स्कूल भेजता भी नहीं कभी। बस तू एक मर्तबा घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। नूराफ्शा का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। उनके खानदान में लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी। जब नूराफ्शा 5 साल की हुई तब उसके अब्बू ने उसे घर के काम सीखने और मजहबी तालीम लेने के लिए कहा। इसके विपरीत नूराफ्शा की अम्मी एक नए ख्यालात की औरत थी और एक दिन नूराफ्शा की अम्मी और अब्बू के बीच नूराफ्शा की पढ़ाई को लेकर बहस होती है। अरे बेगम साहिबा, ये आजकल की नई तालीम कुछ नहीं है। ये तालीम लेकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। मजहब और पुरानी तालीम को कुछ समझते ही नहीं है। साइंस और मॉडर्निटी के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं। कुछ भी नहीं है, ये बस आपका वहम है। और आज के जमाने में लोग महजबी तालीम से ज्यादा मॉडर्न तालीम को तवज्जो दे रहे हैं, जो कि देना भी चाहिए। और वक्त के साथ तो सारी चीजें बदलती रहती हैं और जो इंसान खुद को वक्त के हिसाब से ना ढाल सका वो लोग सफेद संगमरमर पर काले धब्बे की तरह होते हैं। मान लो तुम्हारे कहने पर मैंने उसे स्कूल भेज भी दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी बेटी इस मॉडर्निटी के नाम पर इस फरेबी दुनिया का शिकार न हो जाए। फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर इसका एडमिशन करा रहा हूँ। जैसे तैसे काफी कोशिशों के बाद नूराफ्शा की अम्मी ने नूराफ्शा के अब्बू को राजी कर लिया ताकि नूराफ्शा को स्कूल भेजा जा सके और इस तरह वो स्कूल जाने लगी। जैसे तैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे नूराफ्शा भी बड़ी होती गई। 5 साल की नूराफ्शा कब 19 की हो गई पता ही नहीं चला। इसी बीच उसके कॉलेज में कुछ दोस्त बने, कुछ सहेलियां भी बनी, श्रेया और रोशनी। ये तीनों सहेलियां कम, सगी बहनें ज्यादा लगती थी। तीनों को पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग और मेकअप का बहुत ज्यादा शौक था। अपने अब्बू के डर से नूराफ्शा छुप छुप कर मेकअप किया करती थी। एक दिन रोशनी और श्रेया नूराफ्शा से कहती है, गाइस, हमारे सिटी में एक बहुत बड़ा ब्यूटी शो ऑर्गेनाइज होने वाला है। चलो चलते हैं, वहाँ अपनी खूबसूरती के झंडे गाड़ कर आते हैं। श्रेया, वैसे ये मेगा इवेंट कब और कहाँ होने वाला है और पार्टिसिपेट कैसे करना है? अरे चिंता मत कर, मैंने ऑलरेडी हम तीनों के पार्टिसिपेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं और वेन्यू का पता SMS पर चल जाएगा। ये सब तो ठीक है, मगर इसको देख, ये क्यों मुंह लटका कर बैठी हुई है? श्रेया और रोशनी दोनों नूराफ्शा के पास आते हैं और उसे उठाकर पूछते हैं, क्या हुआ नूराफ्शा, तो इतनी उदास क्यों है? मेरा भी मन है तुम लोगों के साथ इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, मगर अब्बू को पता चला ना तो वो मुझे जिंदा ही जला देंगे। हम दोनों जाकर तेरे अब्बू को मनाएं क्या? अरे ना बाबा ना, फिर तो वो मेरा कॉलेज भी छुड़वा देंगे। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ और मजे करो और मुझे तुम दोनों से मेडल चाहिए। देख नूराफ्शा, ये ज्ञान देना बंद कर। तू हमारे साथ चलेगी तो ही हम पार्टिसिपेट करेंगे, वरना कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर अब्बू को पता चला तो? अरे नहीं चलेगा, तू फिक्र मत कर। फिर वो तीनों ब्यूटी शो में जाते हैं और तीनों शो को जीत लेते हैं। मगर टीवी पर टेलीकास्ट होने की वजह से नूराफ्शा के अम्मी और अब्बू उस शो को देख लेते हैं और नूराफ्शा की अम्मी बोलती है, देखो कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल अपनी नूराफ्शा जैसी। ये नूराफ्शा ही है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये मॉडर्न तालीम बच्चों को बर्बाद कर देती है। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ मैंने तुम्हारे कहने पर उसको कॉलेज भेजा, देख लिया नतीजा। ऐसा कहकर नूराफ्शा के अब्बू बड़े ही गुस्से से घर से निकल जाते हैं और शो वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि नूराफ्शा स्टेज पर है और वहाँ इनाम ले रही है। वो बड़े गुस्से में स्टेज पर चढ़ते हैं और नूराफ्शा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। बंद करो ये मेकअप वेकअप। मुझे नहीं पसंद तेरा ये घिनौना ब्यूटी शो। तुझे इतना पढ़ा लिखा कर गलती कर दी। अगर मुझे पता होता कि तू पढ़े लिख कर ब्यूटी शो में जाएगी और हमारे खानदानी तमीज और तहजीब भूल जाएगी तो मैं तुझे स्कूल भेजता भी नहीं कभी। बस तू एक मर्तबा घर चल, फिर तुझे बताता हूँ।
नूराफ्शा के अब्बू उसे बाल खींचकर घर ले आते हैं और उसकी खूब मार पिटाई करते हैं। 3-4 दिनों तक उसे खाना तक नहीं देते और वो बेहोश पड़ी रहती है। फिर उसके अब्बू उसकी अम्मी से बोलते हैं, तुम्हें पता है नूराफ्शा की वजह से हमारी पूरे खानदान में कितनी बदनामी हो रही है। देख लिया कॉलेज भेजने का नतीजा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गुस्सा मत होइए, वो एक छोटी सी बच्ची है, नादान है वो, उसे सही गलत की समझ नहीं है। मैं उसे समझा दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। देखो वो छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है और 19 साल की उम्र में कोई नादान नहीं होता। और अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज से इसकी पढ़ाई सब बंद, अब ये सिर्फ घर पर रहेगी और घर का काम काज करेगी। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, घर पे नूराफ्शा की कोई भी सहेली नहीं आनी चाहिए, ये उन्हीं के साथ रहकर बिगड़ी है। ऐसा कहकर नूराफ्शा की अम्मी और अब्बू उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और अब नूराफ्शा सिर्फ घर पर ही रहा करती। वक्त बीतता जाता है और अब नूराफ्शा पूरे 20 साल की हो गई थी और उसके लिए काफी सारे रिश्ते आने लगे थे और शहजाद नाम के लड़के से नूराफ्शा का निकाह तय किया जाता है और ना चाहते हुए भी उसकी शादी शहजाद से हो जाती है। मगर जैसा वो सोच रही थी, शहजाद वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बिल्कुल खुश मिजाज और समझदार इंसान था और दिल का काफी साफ था। जब शादी की रात को वो दोनों मिलते हैं, नूराफ्शा उदास बिस्तर पर बैठी होती है। क्या हुआ नूराफ्शा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो खुशी का मौका है, हम दोनों का निकाह जो हुआ है। नूराफ्शा चुपचाप आंखों में आंसू लेकर बिस्तर पर बैठी होती है और शहजाद उसके पास जाता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, चुप हो जाओ नूराफ्शा, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। खैर ये सब छोड़ो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जान सकते हैं? नूराफ्शा रजामंदी में सर हिलाकर हामी भर देती है। फिर उन दोनों के बीच काफी देर तक लंबी चौड़ी बातें होती है और दोनों कुछ ही घंटों में आपस में घुल मिल जाते हैं। कुछ देर बाद शहजाद पूछता है, अच्छा नूराफ्शा, तुम ये बताओ, तुम पढ़ने में इतनी होशियार थी तो फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? नूराफ्शा रोते हुए शहजाद को सब कुछ बता देती है और उससे लिपट जाती है। शहजाद नूराफ्शा की ख्वाहिशों को समझता है और उसे फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन का कोर्स करने को कहता है और उसकी बातों को समझकर उसे अपनी सहेलियों से मिलने की आजादी भी देता है। कुछ ही महीनों में तीनों सहेलियां अच्छी फैशन डिजाइनर और ब्यूटिशियन बन जाती हैं और शहजाद की मदद से वो एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उस पार्लर का नाम रखती है बहू का ब्यूटी पार्लर। धीरे धीरे उनका पार्लर अच्छा चलने लगता है और पूरे शहर में उनके पार्लर की चर्चा होने लगती है और उन्होंने अपने राज्य में बहू का ब्यूटी पार्लर नाम से कई ब्रांच भी खोल ली थी। मगर एक दिन नूराफ्शा के अब्बू बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। नूराफ्शा उन्हें देखने हॉस्पिटल जाती है। तभी उसकी माँ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिलती है और नूराफ्शा बोलती है, अम्मी, अब्बू को क्या हो गया? अम्मी, और वो कहाँ हैं? बेटी, कल रात को वो अचानक से बेहोश हो गए और अब तक होश में नहीं आए। पता नहीं क्या हो गया उनको। फिक्र ना करें अम्मी, अब्बू को कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नूराफ्शा और शहजाद डॉक्टर से बात करने जाते हैं। ज्यादा ऑयली खाने की वजह से उनके हार्ट की पाइप्स में फैट कंपाउंड्स ब्लॉक हो गए हैं, जिसे ठीक कराने के लिए 10 लाख का खर्च आएगा। देखिए डॉक्टर साहब, पैसे की फिक्र ना कीजिए, बस किसी भी तरह मेरे अब्बू को बचा लीजिए। ठीक है, फिर आप काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए और आईसीयू के बाहर थोड़ा वेट कीजिए। नूराफ्शा और शहजाद पैसे जमा करवाकर आईसीयू के बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके अब्बू को होश आता है और सब लोग उनसे मिलने जाते हैं। अब्बू, आप कैसे हैं? तेरी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैंने तुझे कितना गलत समझा और तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी करवा दी। मुझे माफ कर दे नूराफ्शा। नूराफ्शा और उसके अब्बू की आंखों में आंसू आने लगते हैं
और नुराफ्शा उनको गले से लगा लेती है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नुराफ्शा के अब्बू अब पूरी तरह से बदल चुके होते हैं और हर किसी को अपना पैशन फॉलो करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिया एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी जो घर में बनी देसी चीजों की खाने की बहुत शौकीन थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी मम्मी सुमन से बात करते हुए कहती है, मम्मी अब ठंड शुरू हो गई है तो मेरी फेवरेट चीज बना दो ना। क्या अभी तो बनाए थे छोले भटूरे मैंने। अरे मम्मी मैं उसकी बात नहीं कर रही थी, मैं तो लड्डू की बात कर रही थी। बना दो ना मम्मी, आपको पता है ना मुझे गोंद के लड्डू कितने पसंद है। हट, पागल है क्या तू? तेरी हमेशा यही जिद रहती है सर्दी आते ही। तुझे पता है ना मुझसे नहीं बनते। क्या मम्मी, गर्मी में तो आप बनाती नहीं हो, तब तो बोलती हो कि सर्दियों में बनाऊंगी। अब जब सर्दियाँ आ गई है तो आप बना नहीं रही है। प्लीज मम्मी बना दो, नहीं तो मैं नानी को बुला लूंगी। हाँ, बुला ले अपनी नानी को ही, उन्हें भी आते हैं मेरे फेवरेट लड्डू बनाने। कुछ देर के बाद प्रिया अपनी नानी संतोष से बात करती है और उन्हें अपने घर आने के लिए बोल देती है। अगले दिन प्रिया की नानी उनके घर पहुंच जाती है और खुश होकर प्रिया बोलती है, ये नानी आ गई। ओए बल्ले बल्ले नानी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। नानी, मम्मी मेरी बात ही नहीं मानती तो मैंने सोचा कि आपसे ही सीख लूं लड्डू बनाना। वैसे भी आपको पता है ना मुझे लड्डू खाना कितना पसंद है। अच्छा, तो तुझे लड्डू खाने हैं इसीलिए तूने मुझे बुलाया है। मतलब याद तो तुझे आ ही नहीं रही थी। तेरी मम्मी ने बनाए नहीं होंगे गोंद के लड्डू, इसीलिए सोचा नानी को ही फोन करके बुला लूं, है ना? अरे नानी, मुझे लग रही है। प्लीज। इतने में सुमन अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है और तीनों बैठकर बातें करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और प्रिया अपनी नानी से फिर से लड्डुओं की जिद करती है और उसकी नानी लड्डू बनाना शुरू कर देती है। साथ ही रसोई में उसे अपने साथ लड्डू बनाना सिखाती भी है। मिश्रण बनाने के बाद तीनों माँ बेटी मिलकर उसे लड्डू का आकार देती है। घंटों मेहनत करने के बाद प्रिया के लड्डू आखिरकार तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही चाव से 5-6 लड्डू खा जाती है। अरे प्रिया बेटी, इतने मत खा, कितनी बार समझाया है, ये गर्म होते हैं, इनमें इतने सारे मेवे होते हैं, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। नानी बस एक और खाने दो ना। नहीं, रख इसे अभी। नानी बस एक। समझ नहीं आ रहा क्या? और हाँ, 2 हफ्ते में बस 2 ही बार खाएगी, समझ गई? आज तो खा ले गप गप। चोरी चुपके देख लिया ना मैंने तुझे तो बता दूंगी तुझे, समझी? ओके नानी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और प्रिया अपनी नानी से और भी कई तरीके के लड्डू जैसे कि बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, मूंग दाल, मेवा आदि लड्डू बनवाती है और उनके सोने के बाद रात को छुपके से रसोई में जाकर बर्नी में से लड्डू निकालकर खाया करती। वक्त बीतता जाता है और एक दिन प्रिया के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मिशा का कॉल आता है। प्रिया जल्दी से कॉल अटेंड करती है और बोलती है, अरे कैसी है तू? बेटा आज कैसे कॉल कर लिया तूने मुझे? अरे तुझे इनवाइट कर रही थी, तेरे नंबर मुझे राधिका से मिला है। मुझे इनवाइट कर रही है? कोई फंक्शन है क्या? हाँ यार, मेरी बेबी हुई है ना, उसी का ही नामकरण कर रही हूँ। आजा, घर तो तुझे पता ही है, कल सुबह 10 बजे आ जाइयो, समझी? कांग्रेचुलेशन यार, मैं जरूर आऊंगी। प्रिया बाय बोलकर फोन रख देती है और अगले दिन मिशा के घर जाती है, जहाँ मिशा अपनी गोद में उसकी प्यारी सी बेटी को लिए बैठी होती है। कुछ ही देर के बाद पंडित मिशा की बेटी का नाम रख देते हैं और मिशा उसे लड्डू देती है। अरे यार, एक से क्या होगा, कम से कम 4-5 लड्डू तो दे। और वैसे भी पता नहीं, आजकल तो लड्डुओं को देखकर मेरा दिल ही खुश हो जाता है। अच्छा ये ले पागल, खा ले। ये सब हो जाने के बाद प्रिया वापस अपने घर चली जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है, लेकिन वो लड्डू खाना नहीं छोड़ती। दिन में 1 लड्डू तो वो जरूर खाया करती थी। इस वजह से उसके दांत में कभी कभी दर्द भी हुआ करता था, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी बेटी की शादी एक दिनेश नाम के लड़के से तय कर देती है और कुछ ही समय के बाद उनकी शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे प्रिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है
और ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी सास के कमरे में सफाई कर रही होती है और सफाई करते करते उसकी नजर लड्डू की बरनी पर पड़ती है, जो कि ठीक अलमारी के ऊपर रखी थी, और जल्दी से वो उसमें से 2 लड्डू निकालकर खा जाती है। कुछ ही देर के बाद उसकी सास कांता अपने कमरे में आती है और उसे देखकर पता चल जाता है कि इस बरनी में किसी ने हाथ लगाया था। तो वो बोलती है, अरे ओ बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी बोलिए। तूने मेरे लड्डू खाए क्या बरनी से निकाल के? वो माँ जी मैंने। अटक मत, मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही खाए हैं। हाँ माँ जी मैंने खाया था, पर बस एक ही। बेटा, तू जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, मैं वहाँ की मास्टरनी रह चुकी हूँ। मुझे सब पता है कि तूने कितने लड्डू खाए हैं। जी माँ जी, नजर पड़ी तो मैंने निकाल लिया और फिर खा लिया, सॉरी। अब आई ना नास पीटी पटरी पे, पूछ के खा लेती, मैं क्या तुझे मना कर देती? सॉरी माँ जी, अब से मैं आपसे पूछ कर ही खाऊंगी। समय गुजरता जाता है और अपनी सास से पूछकर वो घर में नारियल के लड्डू बना लेती है और रोज खाने लगती है। ऐसे करते करते उसे 15 दिन हो जाते हैं और फिर अचानक से रात के 3 बजे प्रिया अपना गाल पकड़कर रोते हुए अपने पति से बोलती है, दिनेश जी उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे सोने दो ना प्रिया, मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा है। दिनेश जी उठिए ना। हाय। इतना बोलकर प्रिया अपने पास रखे टेबल से पानी का गिलास लेती है और अपने पति के मुंह पर फेंक देती है, जिसके बाद वो एकदम से उठकर बोलता है, अरे बारिश आ गई, बारिश। दिनेश जी, मैं आपको कब से उठा रही हूँ लेकिन आप उठ ही नहीं रहे हो और कोई बारिश नहीं हो रही। मैंने पानी डाला है आपके मुंह पर। अरे क्या हुआ यार, तुम्हें क्यों कर रही हो ऐसे? सुनोगे जब ना, मुझसे बोलो भी नहीं जा रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। यार इतनी रात को क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? कुछ मीठा वीठा खाकर सोई होगी तुम जरूर। आप बाद में तहकीकात कर लेना ना, वरना मैं आपका गला दबा दूंगी। जल्दी चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर दिनेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और इमरजेंसी वाले डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा देता है, जिसके बाद डॉक्टर उसके दांतों की इंस्पेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि उसके कुछ दांतों में कैविटी हो गई है, जिसकी वजह से उसके दाढ़ गाल की तरफ सूजन पड़ गई है। इस कारण डॉक्टर को उसके कैविटी वाले सड़े हुए दांत निकालने पड़ते हैं। कुछ ही समय के बाद जब वो ठीक हो जाती है तो दिनेश और कांता उसके पास लड्डू, जलेबियां और बहुत सारी मीठी चीजें लेकर आते हैं और फिर उससे बोलते हैं, ले बहू, मीठा ले ले। हाँ हाँ, ये देखो लड्डू, जलेबी, इमरती सब है तुम्हारी पसंद का, खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी, दूर ले जाओ इन सबको मुझसे। पर क्यों? तुम्हें तो ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो खाओ खाओ। नहीं माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और ये भी पता चल गया है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अब से मैं सिर्फ मीठा ना मात्र ही खाया करूँगी। इस तरह प्रिया की लड्डू और मीठा खाने की लत में सुधार आ जाता है और वो जरूरत से ज्यादा मीठा खाना छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।